दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मसला वही है, ईडी ने की एमवे के ऊपर कार्रवाई। क्या होंगे इसके दुष्परिणाम, क्या होंगे इसके फायदे? डायरेक्ट सेलिंग को होगा नुकसान या होगा फायदा, या एमवे को होगा नुकसान या होगा फायदा? इन सारे पहलुओं पर हम आज आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई एमवे के खिलाफ चल रही है, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथियों ने मुझे मैसेज करके, कॉल करके मुझसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये मामला कब रजिस्टर्ड हुआ, आखिर ये मामला क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मामला 2011 का है। 6/8/2011 को वायनाड की रहने वाली एक महिला ने शिकायत की थी एमवे के खिलाफ, जिसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। मामला बहुत ही सिंपल था, बहुत ही साधारण था, बहुत ही छोटा था। महिला का कहना था कि उसे इस व्यापार में घाटा हुआ है, उसको बहकाया गया, गुमराह किया गया और उसके साथ चीट किया गया, और ये शिकायत थाने में दी गई। 2011 में ये केस रजिस्टर्ड हुआ। 2013 में एमवे के डायरेक्टर को एक बार गिरफ्तार भी किया गया, उसे बाद में जमानत भी मिली उनको, और उसके बाद ये केस चलता रहा। जैसा कि ज्ञात हो कि 2011-2013 में कानून नहीं था कोई भी भारत में, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड को क्लियर नहीं किया गया था। 2016 में कानून आया। तो कहते हैं ना कि भारत में कार्रवाई स्लो चलती है, धीमी गति से चलती है, लेकिन चलती है। उसी केस में 2011 वाले केस में ये कार्रवाई हुई और संपत्ति को अटैच किया गया है, रोक दिया गया है। ये शंका है कि ये विदेशी कंपनी है, कहीं ऐसा ना हो कि इस को लेकर के, संपत्ति को लेकर के बाहर ना चली जाए या बेच ना दे, जैसा कि अमूमन हर एक केस में ऐसा होता है। जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है, तो उस एफआईआर में नाम दर्ज उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के पीछे यही कारण होते हैं कि वो व्यक्ति भागेगा तो नहीं, जांच में सहयोग करेगा या नहीं करेगा, या अपराध की पुनरावृत्ति तो नहीं करेगा। ये 3 बड़े कारण होते हैं जिसके लिए उसे अरेस्ट किया जाता, जेल भेजा जाता है। उसी कड़ी में एमवे की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया गया है। जांच चल रही है, जांच में क्या आएगा ये अलग इशू है, लेकिन मैं दावे के साथ और गारंटी के साथ और विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, जैसा कि 2016 में कानून आ चुका है, 31 दिसंबर 2021 को भी प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है। एमवे ने इसके ऊपर अपना बयान भी जारी किया है। निश्चित रूप से, जैसा कि हम अच्छी तरह आप जानते ही हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ये इसमें फ्री हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि अभी विभाग को यही नहीं पता है कि 2016 में कानून आ गया है, और क्योंकि उन्होंने कार्रवाई करनी है, कार्रवाई अपने नियमों के मुताबिक होती है। लेकिन आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस घटना के बाद क्या डायरेक्ट सेलिंग का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, एमवे का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। दोस्तों यकीनन मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में जिक्र करूंगा जो आपको ये विश्वास दिलाएगा, जो आपको ये यकीन दिलाने में आपकी मदद करेगा कि एमवे के साथ जब जब ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब जब उसके साथ कोई ऐसा केस हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में एमवे फैला हुआ है और हर एक देश के कानून, हर एक देश की सरकार के साथ एमवे का पाला पड़ा है, बहुत सारे कानूनों की उलझनों को समझा है। हर दिन, हर साल न जाने कितनी बार एमवे के साथ इस तरह के केसेज हुए हैं और उससे एमवे बाहर निकली है। उस केस के बाद क्या होता है, सवाल सबसे बड़ा ये है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का निश्चित रूप से नुकसान होगा, क्योंकि नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। लेकिन देखा यह गया है पूरी दुनिया में कि जब जब ऐसी कोई घटना घटी है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग को भले ही लॉस हुआ हो, लेकिन एमवे को हमेशा फायदा ही हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हर एक समस्या को झेलने के लिए एमवे होती है और हर एक समस्या का समाधान निकालने के लिए एमवे होती है। एमवे ही एक ऐसी कंपनी है जो हर एक समस्या का सही विकल्प देती है और सही समाधान देती है। आज मैं ऐसी ही एक घटना का आपसे जिक्र करूं। अगर मैं बात करूं चाइना की, चाइना में जब एमवे का कारोबार चल रहा था, 95 के आसपास चाइना में एमवे लॉन्च हुई, अपना प्लांट लगाया, प्रोडक्ट खुद के बनाए। 98 में जाकर के अचानक से
ऐसे ही एक केस हुआ, और ये केस भी एमवे की वजह से हुआ था। केस के पीछे की कहानी क्या थी कि एक बड़ा सेमिनार था, उस सेमिनार में बाहर से कुछ सक्सेसफुल लीडर आए थे, कोई बड़े लीडर आए थे जो एमवे के होते हैं। तो उन्होंने 4-5 सवाल वहाँ बैठी जनता से किए, उस ऑडियंस से किए। उनसे पूछा कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके पास एक बड़ा घर हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास एक बड़ी कार हो? क्या आप बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं? तो लोगों का जवाब था यस। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को कोट करते हुए एक पत्रकार ने कोर्ट में शिकायत की और ये केस लगाया गया कि ये सपने दिखाकर लोगों को लूट रहे हैं। जो बात आज हिंदुस्तान के सारे अखबार कह रहे हैं, 25 साल के बाद भी जिन्होंने अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है वो नहीं समझ पा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। यही सेम केस 98 में चाइना में हुआ, और ना कि एमवे के खिलाफ कार्रवाई हुई, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ही बैन कर दिया। सारी की सारी कंपनियों के कारोबार ठहर गए, रुक गए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एमवे की लगी हुई थी वो बंद कर दिया गया, सारे स्टोर बंद कर दिए गए। और मैं आपको बता दूं कि जिस समय एमवे का और पूरी की पूरी इंडस्ट्री का, चाइना का कारोबार बंद हुआ, उस समय जो एमवे का टर्नओवर था, 98 में जो एमवे का टर्नओवर रहा, वो लगभग, अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं, इंडिया के हिसाब से आपको सीधी सीधी बात समझाने की कोशिश करूं, तो 100 करोड़ के आसपास का था। 95 से 98 तक लगभग चाइना में एमवे 100 करोड़ का कारोबार कर रही थी। और वहीं इंडिया में भी लॉन्चिंग हुई थी, 98 में शुरुआत हो चुकी थी। ने 90 करोड़ का टर्नओवर किया था इंडिया में भी। समझिएगा, पैरेलल दोनों को कंपेयर करके देखिएगा कि क्या घटना हुई और कैसे ये सब बदलता है। इसके बाद दिसंबर 2005 में चाइना सरकार ने कानून बनाया और ये तय किया कि डायरेक्ट सेलिंग को चलाया जा सकता है इन नियमों के आधार पर। चाइना ने कुछ नियम तय किए और कहा कि जो इन नियमों के अंतर्गत लाइसेंस ले लेगा उसे यहां काम करने की अनुमति होगी। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं। एमवे एक ऐसी कंपनी थी जिसने चाइना में सबसे पहले लाइसेंस लेने में सफलता हासिल की। सारी कंपनियां लाइसेंस लेने की जिद्दोजहद कर रही थी, लेकिन एमवे ने लाइसेंस लेने में सबसे अग्रिम भूमिका निभाई, और ना कि सबसे आगे रही लाइसेंस लेने में, बल्कि एक ही साल के अंदर, यानी जब 2016 की क्लोजिंग हुई, 2015 में दोबारा से कारोबार शुरू हुआ, 2016 में जब क्लोजिंग हुई तो एमवे का टर्नओवर हुआ 15,000 करोड़ से ज़्यादा का। यानी एक ही साल के अंदर अंदर, जो 3 साल में 100 करोड़ में पहुंची थी, 98 से 2005 तक वैन होने के बाद वही कंपनी एक ही साल में 15,000 करोड़ के टर्नओवर को हिट कर गई, उससे ज़्यादा कर गई। और यकीन मानिए, आप हैरान होंगे, उसमें अचीवमेंट लेने वाले ऐसे ऐसे लोग थे जिनको फोर्ब्स पत्रिका ने उस समय पर अपनी टॉप रिचेस्ट महिलाओं के सूची में शामिल किया था। ये सब जब हुआ, जब ऐसा कानून, इतना सख्त कानून बनाया गया चाइना के अंदर कि वहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, जो प्रोफेशनल्स थे, उनको एमवे बिजनेस या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग करने की अनुमति नहीं थी। और वहाँ इस तरह कमीशन नहीं दिया जाता था कि एक के आगे एक, अगर कोई किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा तो उसकी सेल से भी उसको कमीशन मिलेगा, जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरी दुनिया में मिलता है। लेकिन चाइना में इसको भी पहले बैन किया गया था, ऐसे भी कमीशन नहीं मिलता था। उसके बावजूद भी बहुत कम स्टोरों के साथ, बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, लगभग 1,80,000 के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर थे, लगभग 140 स्टोर खोले गए थे, उसके साथ इतना बड़ा कारोबार हुआ। और 2010 आते आते चाइना ने 20,000 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस कर लिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि भारत में 25 साल बीत जाने के बाद, 400 से ज़्यादा कंपनियां होने के बाद, टोटल टर्नओवर, इंडस्ट्री का टर्नओवर 20,000 करोड़ नहीं होता 2022-21 में भी। यानी 2021 तक भी मेरे हिसाब से 20,000 करोड़ पार नहीं हुआ है।
लेकिन चाइना में, क्योंकि चाइना में बैन हुआ था, इंडस्ट्री को बैन किया गया था, एमवे के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसके बाद एमवे ने ये काम मात्र बैन खुलने के बाद केवल 4 साल में पूरा किया, 20,000 करोड़ का टर्नओवर किया। तो यकीन मानिए और भी ऐसे बहुत सारे इतिहासों के पन्ने हैं जिसके ऊपर एमवे का इतिहास लिखा है। एमवे के साथ घटी उन घटनाओं को उन पन्नों में लिखा गया है। ऐसे न जाने कितने ऐसे केस हैं, समय समय पर मैं आपको ऐसे ही केसों से रूबरू कराता रहूँगा। बताने का मेरा मकसद यही है कि अगर इंडिया में एमवे के साथ कुछ भी हुआ है, निश्चित रूप से जब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी और रिजल्ट आएगा तो यकीन मानिए एमवे अपनी कई गुना ताकत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे एमवे से कोई निजी लगाव है। मैं अपने तथ्यों के आधार पर, अपनी रिसर्च के आधार पर, मैंने जो पूरी दुनिया के देशों में एमवे के साथ घटी घटनाओं की रिसर्च की और उसमें ये पाया है कि उन घटनाओं के बाद एमवे का एक नया अवतार आता है और वो अवतार ऐसा होता है कि वो भूचाल ला देता है। हो सकता है, ऐसा अनुमान है मेरी रिसर्च के आधार पर, कि एमवे के ऊपर से जब ये केस हटेगा तो एक तरफ पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगी और एक तरफ अकेले एमवे का व्यापार होगा। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराता रहूँगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य ओंकार। अगर लगा है वीडियो अच्छा तो शेयर कर दीजिए। तब तक हम और भी विषयों की पड़ताल करते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।